तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस होती हैं। उन इक्वेशंस में इंथैल्पी का फॉर्मेशन होता है और इंथैल्पी का यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन है। जैसे एक को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब कोई भी, इसको जनरली पहले समझ लो कि एक मोल सब्सटेंस होता है, उसको बनने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट यूज़ हो रही है, उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। जैसे अगर आपको एक मोल सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको माना कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इन दोनों को आपने एडिशन किया, उसके बाद ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बनाने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुई उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर एग्जांपल लिख लेंगे। द इंथैल्पी चेंज, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो हीट चेंज। द इंथैल्पी चेंज और हीट चेंज व्हेन 1 mole of a substance is formed from its elements in their most stable forms is called इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बोला C+O2, ये हो गया आपका CO2। ठीक है, C+O2 इट गिव्स CO2। सिंपल सी रिएक्शन है, आसान सी रिएक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा और एग्जांपल में कंसिडर कर लें तो जैसे आपके पास H2 ले लो प्लस हाफ O2, ये क्या बन जाएगा आपका H2 बन जाएगा, है ना। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक्चुअली इसके अंदर क्या है, बॉन्ड कंबाइन हो रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो हमेशा हम ज़्यादातर उसको नेगेटिव साइन की तरह ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बॉन्ड टूटते हैं, कई बार बॉन्ड बनते हैं। पर इन दोनों केसेस में आप ये मान के चलो, यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में वो -393 है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसकी देखें वाटर वाले की, ये -285 है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों केसेस में आप देख रहे हो नेगेटिव के अंदर ही आ रही है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बट ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही नेगेटिव होगी, ऐसा इसका मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादातर, जैसे आप ये कह सकते हो कि 10 में से 8 रिएक्शंस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादातर नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है जी, ये आपका बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं डेफिनेशन में, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार पूछ लेता है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आसान होता है बताना। जैसे इसके ऊपर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्ज़ाम में। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये नोट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। आपके पास ऐसे रिएक्शन दे देगा N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इसके अंदर द इंथैल्पी चेंज, जो डेल्टा H है, इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की, वो आपको गिवन है। इस पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है -92.2 किलो जूल। ठीक है,
आपसे पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कह रहा है फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बहुत ही आसान से तरीके से होते हैं क्वेश्चन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अब अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो, अमोनिया होता है NH3, है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अमोनिया। तो अमोनिया ही पूछ रहा है यहाँ पे, अमोनिया है बट कितने अमोनिया हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम अमोनिया के, लेकिन हमें सिर्फ अमोनिया चाहिए। ठीक है, तो अमोनिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रिएक्शन होगी वो कैसे बनेगी, ½ N2 + 3/2H2, है ना। तो ऐसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा आसानी से। तो ये एक रिएक्शन हो गई सिंपल वे में। आप चाहो तो स्कूल के हिसाब से ये बना सकते हो, रिएक्शन बना के फिर आंसर लिख दोगे। आंसर में क्या आ जाएगा, 92.2 को डिवाइड कर दोगे 2 से, वैल्यू हो जाएगी 46.1 माइनस की। ठीक है, या आप अगर MCQ का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने सीधा देखना है किसकी बतानी है, अमोनिया की बतानी है। यहाँ पे अमोनिया की दी हुई है लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया की है, हमें सिर्फ अमोनिया की बतानी है। सिर्फ अमोनिया बोले तो सिर्फ NH3 का क्या करेंगे, इसका हाफ़ कर देंगे। अगर 2 की इतनी है तो 1 की कितनी होगी, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तब भी आंसर माइनस ये आएगा। बट स्कूल में कई बार रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है कि रिएक्शन लिख के दिखाओ कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार। अगली इंथैल्पी में चलते हैं। इसके बाद वो बहुत ही कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना। ये नोट हो गया जी। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट वाली तो बहुत कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। या आग लगाने में ना कंबशन कहते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तभी किसी भी चीज़ में आग लगती है, अदरवाइज़ आग लगेगी नहीं। तो इंथैल्पी चेंज कितना होता है, जब हम किसी भी, हम स्टैंडर्ड वे बोलते हैं, 1 मोल सब्सटेंस को जलाने में कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, या कितनी अमाउंट ऑफ एयर कह सकते हो आप रिक्वायरमेंट थी, उसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, कई बार एग्ज़ाम में डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, तो ध्यान रखना। द इंथैल्पी चेंज व्हेन, आप चाहो तो हीट चेंज भी लिख सकते हो, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, the enthalpy change when 1 mole of a substance is completely burned in excess of oxygen or air is called enthalpy of combustion, ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है इसमें, जैसे को, अच्छा हाँ ये ध्यान रखना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन जब भी होगा ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। इसमें हम ऑलवेज बोल देते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि जनरली, इसमें ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि कंबशन में तो भाई हमेशा हीट रिलीज ही होगी, कोई डाउट ही नहीं। इसलिए आप कह सकते हो कि डेल्टा एच इसमें हमेशा नेगेटिव होगा। तो जितने भी कंबशन प्रोसेस हैं सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो जिसके अंदर आप कंबशन रिएक्शन दिखा सकते हो। ज़्यादातर हम लोग क्लास 9-10 में जो रिएक्शन लिखते थे मीथेन की कंबशन की, वो आप एग्जांपल में लिख लो। जैसे ये मीथेन है, इसको आपने ऑक्सीजन की सप्लाई में या एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, कंबशन का प्रोडक्ट वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसका जो डेल्टा एच होता है इंथैल्पी चेंज, वो -890.3 किलो जूल होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन।
ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऐसे ही हमारे पास कुछ और इंथैल्पी आ जाती हैं, लाइक इंथैल्पी ऑफ आपका फ्यूज़न हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा और सब्लिमेशन हो जाएगा। उसको मैं सिंपल में बता देता हूँ, आप डेफिनेशन इसी तरीके से बना के लिख सकते हो। तो उसका मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको, उससे पता लग जाएगा। सारी डेफिनेशन के अंदर एक ही पैटर्न में लिखना है, इंथैल्पी चेंज जब एक मोल सब्सटेंस चेंज हो रहा होगा, बस। ठीक है जी, ये नोट हो गया। यस सर। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। एक आपके पास फिजिकल स्टेट है माना सॉलिड, एक है आपके पास लिक्विड और एक है माना आपके पास गैस। ये 3 आपके पास फिजिकल स्टेट्स हैं और तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए और उस कन्वर्जन में जो इंथैल्पी चेंज हुई उसको हमने कह दिया इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, लिक्विड से आप गैस में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि सॉलिड से अगर आप गैस में चले गए तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हमारे कंसेप्ट क्या है, हमने 3 इंथैल्पी की और बात कर दी। अगर मैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बोलूँगा तो मैं डेल्टा FUS लिख दूँगा, दिस इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। और डेफिनेशन क्या होगी, सेम डेफिनेशन, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है, कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन लिख सकते हो, ये आगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिख सकते हो। तो ये थोड़ा नीचे क्या होता है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा SUB और ये आ गया H। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन के अंदर मेन कंसेप्ट ध्यान रखो, कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी आपको हमेशा कन्वर्ट करना है एक मोल सब्सटेंस को, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी की बात करते हैं हमेशा कि एक मोल सब्सटेंस को अगर आपको कन्वर्ट करना है, चाहे सॉलिड में, लिक्विड या गैस में, तो स्टेट चेंज हो रही है, उसकी इंथैल्पी हम बता देंगे। यहाँ पे अपना ये वाला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ इंथैल्पी मोस्टली आपकी ख़त्म हो जाती हैं। वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे टाइप में अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत सारे टाइप और हो जाते हैं, बट हमें वो टाइप की इंथैल्पी करनी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, देन फ्यूज़न हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। अच्छा, एक और मैं सोच रहा हूँ कि बॉन्ड इंथैल्पी कराई थी मैंने आपको, बॉन्ड इंथैल्पी मेरे ख्याल से नहीं कराया ना, जिसमें उल्टा हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। अगर हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट अगर हम बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे तो वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। नो सर, नहीं करवाई। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है, स्कूल में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नोट हो गया सबका। यस सर। अब देखते हैं यार अगले कंसेप्ट को, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। हमारे पास अगला कंसेप्ट है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप इसे। तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा बॉन्ड क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं और कई बार बॉन्ड बनते हैं, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि रिएक्शन के अंदर बॉन्ड हमेशा एक जैसे रहेंगे, नए नए कंपाउंड बन रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी लगेगी, बॉन्ड टूट रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लगेगी। तो हमें किसी रिएक्शन के अंदर अगर बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है, ठीक है, टू फाइंड दी
bond enthalpy in a reaction, to find the bond enthalpy in a reaction, to find the bond enthalpy in a reaction। हम क्या यूज़ करेंगे? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, समेशन डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी विल बी इक्वल टू समेशन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। ये इसकी खासियत है कि यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट से माइनस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, है ना, इसलिए ये फार्मूला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जब हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज़ करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 इट गिव्स 2HI, ठीक है, और H और H की बॉन्ड इंथैल्पी आपको दी हुई है 10, I और I की बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है आपको अगेन 10, और आपको जो है HI की जो बॉन्ड इंथैल्पी है ये आपको 40 दी हुई है। आपको पूछ रहा है कि भाई इंथैल्पी जो चेंज हो रही है, बॉन्ड इंथैल्पी इस पूरी रिएक्शन की, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जगह आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। तो रिएक्टेंट में इंथैल्पी क्या क्या हो जाएगी? एक तो 10 हो जाएगी, प्लस 10 हो जाएगी, माइनस ये 2 इंटू में 40 हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 20 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, तो आंसर आपका -60 आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, बस फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि माइंड में ये कभी भूलना मत। कई बार बच्चे सिंपली बॉन्ड इंथैल्पी एग्ज़ाम में पढ़ते नहीं है कि बॉन्ड इंथैल्पी निकालने के लिए बोला हुआ है, उनको लगता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, और वो उल्टा कर देते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हैं। इसलिए रेड अलर्ट पॉइंट है, आप सब ध्यान रखना। अब इसके बाद यार हम लोग देखेंगे कि एक लॉ आता है जो अलग अलग इंथैल्पी चेंज के बारे में ही है, उसको हम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जी स्टार्ट करें, ये नोट हो गया आपका? सर मुझे एक डाउट था। हाँ जी पूछिए। सर अगर प्रोडक्ट साइड में 2 एलिमेंट्स होंगे हम्म। तो फिर उनका कैसे निकालेंगे एंथैल्पी? प्रोडक्ट साइड में 2 एलिमेंट 2 होंगे कंपाउंड होंगे। तो क्या दिक्कत है? उनकी इंथैल्पी तो गिवन ही होगी आपको क्वेश्चन में, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी कि हमें एक ही एलिमेंट चाहिए। अगर यहाँ पे माना आप एक और एलिमेंट है H2 है, H2 माना I लिख दिया मैंने, तो इसकी इंथैल्पी आपको गिवन ही होगी, माइनस ही तो करना है। एंड सर कंबशन वाले में और फॉर्मेशन वाले में? कंबशन वाले में और फॉर्मेशन वाले में आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगाना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो आएगा उस न्यूमेरिकल में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगाना है, दैट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिर्फ ये बॉन्ड इंथैल्पी अगर पूछता है तब आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, इसके अलावा कहीं पे भी आपको नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। बाकी कोई से भी इंथैल्पी पूछ रहा है, सीधा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके सर। ओके जी, अब हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा कंसेप्ट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये आता है आपका हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो पहले इस लॉ को हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके जो मीनिंग है उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। पहले आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझना कि ये होता क्या है, तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है बहुत। ये कोई ए है और इसको बी पॉइंट में जाने में
जो इंथैल्पी चेंज लगती है वो हमें निकालनी है। अब ये ए से बी तक जाने में हमें ये पता लगा कि ये पहले सी में भी जाता है और उसमें जो माना इंथैल्पी चेंज आ रही है ए से लेके सी में वो 1 है, और ये आपका डी में भी कन्वर्ट होता है। इसको माना हमने 2 इंथैल्पी चेंज है, और ये माना बी में भी कन्वर्ट होता है, इसको माना 3 इंथैल्पी चेंज है। तो जो इंथैल्पी चेंज है वो आपको 1 आ रही है, 2 आ रही है और 3 आ रही है। इंथैल्पी चेंज ए से लेके सी तक में 1 आ रहा है, सी से लेके डी तक में 2 आ रहा है, और डी से लेके बी तक में इंथैल्पी चेंज 3 आ रहा है। और अगर आपको ओवरऑल नेट इंथैल्पी चेंज निकालना है तो ये लॉ कहता है कि आपको ना इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या वर्ड है, समेशन। समेशन का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपकी नेट इंथैल्पी चेंज उस प्रोसेस की निकल आएगी। किस प्रोसेस की, ए से लेके बी तक की जाने की, ठीक है। जैसे आप ये कहो कि आपने टोटल एक प्रोसेस करा कि आपने घर में सोचा कि मैं चाय बना लेता हूँ, तो चाय बनाने में क्या क्या स्टेप थे। आपने पहले बर्नर को ऑन किया, उसमें कुछ इंथैल्पी लगी, फिर आपने उसके अंदर पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाली या चाय पत्ती डाली, उसमें इंथैल्पी लगी। उन चारों चीज़ों को डिज़ोल्व करने में कुछ हीट लग रही है, फिर कुछ हीट लग रही है उसको पकने में, और इन दी एंड आपसे पूछा जा रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितनी इंथैल्पी चेंज हुई। तो आप क्या कहोगे कि भाई एक एक स्टेप के अंदर जो भी इंथैल्पीज़ हैं उन सबको मैं ऐड करूँगा, उसके बाद बताऊँगा इसमें टोटल इंथैल्पी चेंज कितना आया है। तो हम लोग भी यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर आपको नेट इंथैल्पी चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सब की जो इंथैल्पीज़ हैं इनको आप ऐड कर दोगे। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपको मल्टीपल स्टेप्स में जो जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको ऐड करने के बाद आपको नेट इंथैल्पी चेंज निकल जाएगा। ये थोड़ा कहानी समझ में आई क्या होता है हेस लॉ, कि ओवरऑल अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो आपको उसकी इंथैल्पी चेंज कैसे निकालनी पड़ेगी, उसके मल्टीपल स्टेप्स की इंथैल्पी को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। डन सर। ओके जी, एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी जो थोड़ा डेफिनेशंस हैं, जिस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो दो तरीके हैं इसको डिफ़ाइन करने के। मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ। पहले कंसेप्ट आपको समझा दिए, अब पहले इसकी स्टेटमेंट है जो आप एग्ज़ाम में लिखोगे। इट स्टेट्स दैट द enthalpy change it states that the enthalpy change or heat evolved or absorbed, heat evolved or absorbed in a particular reaction is the same whether the reaction take place
in one step or in a number of steps। ठीक है। इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज, दैट इज हीट चाहे इवॉल्व हो रही है किसी स्टेप में या एब्जॉर्ब हो रही है, इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन ए मल्टीपल स्टेप। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो इंथैल्पी चेंज, एक मिनट मेरे पास कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ। तो इट स्टेट दैट द enthalpy change or heat evolved or absorbed in a particular reaction is same whether the reaction take place in one step or in a number of steps। ठीक है। मतलब हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ये आपका स्टेट फंक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच लगता है इंथैल्पी चेंज निकालने में, तो वो इनिशियल पॉइंट में डिपेंड करेगा और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करेगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे वे में भी लिखूँ कि इसको हम अगर इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और, पहले ही नोट हो गया, इतना नोट हो गया। यस सर। ठीक है। इसी चीज़ को आप देखो और टेक्निकल वे में कैसे लिखते हैं। द स्टैंडर्ड रिएक्शन, द स्टैंडर्ड रिएक्शन enthalpy is the sum of the standard standard enthalpies of the reaction, standard enthalpies of the reaction into which the overall enthalpies of the reactions को लिख रहा हूँ, मे बी क्या होता था, मे बी डिवाइडेड at the same temperature, split up। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इसको मैं एक बार दोबारा से आपको डायग्राम से यहाँ पे दिखा दूँ कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि भाई ये जो रास्ता है ये पाथ नंबर 1 है, दिस इज़ पाथ नंबर 1, और इसकी एंथैल्पी चेंज है माना डेल्टा एच। और ये जो है ए से लेके सी तक, यहाँ पे आ गया आपका डेल्टा H1, दिस इज़, और सी से लेके बी में हम जा रहे हैं, ये हो रहा है आपका डेल्टा H2। तो ये जो इधर से इधर हम जा रहे हैं ये आपका हो गया माना पाथ नंबर 2। ठीक है। अगर आपको नेट एंथैल्पी चेंज पूछेंगे कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि भाई मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगा तो मेरा नेट एंथैल्पी चेंज निकल जाएगा। तो इन जनरल अगर कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो आपको ऐड करना है उसके सब स्टेप्स को, ताकि आप ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकाल पाओ। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, इसके इसी टॉपिक के ऊपर एक्चुअली बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, वो आपको समझना होगा। वही एक्चुअली इसका मज़ा है कि ऐसे में तो बड़ा आसान लगता है कि सारी एंथैल्पी को ऐड कर दोगे, जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे आप तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं इसके ऊपर सीधा आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। ठीक है। अब मैं ये नोट कराने के बाद आपको एक नोट अपनी तरफ से दूंगा कि जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये नोट हो गया जी सबका यहाँ तक।
सर डायग्राम बचा है। हाँ, डायग्राम बना लो। डन सर। ठीक है जी, अर्जुन साहब अभी डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताओ कि अगर ये, अच्छा पर अभी क्या बताओगे यार, अभी तो किसी को नहीं पता। डन सर। ओके जी, तो सबसे पहले मैं इसका बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन पूछा जाएगा अगर, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ, क्या इसका यूज़ है। तो वैसे इसके हमारे पास 2-3 एप्लीकेशन हैं, लेकिन हम वो एप्लीकेशन देखेंगे सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन है इसका, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। नंबर 1 कि भाई ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, enthalpy of formation of substance which cannot be measured experimentally। अगर किसी भी मेथड से, एक्सपेरिमेंटली मेथड से हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हम उसको थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं अपनी इस हैश लॉ के कंसेप्ट की कैलकुलेशन के बेसिस में। तो एक ये बहुत बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं इसके एप्लीकेशन में कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है अगर जैसे ए से बी स्टेप में हम जा रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर कितनी इंथैल्पी हमारी यूज़ हो रही है, वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक और लिख लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 3 एप्लीकेशन हो गई, बहुत है, या इसको फोर्थ में जनरल कर देता हूँ मैं, प्रिडिक्टिंग इंथैल्पीज ऑफ वेरियस रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग इंथैल्पीज ऑफ वेरियस रिएक्शन। तो टोटल 4 हमारे पास अच्छे एप्लीकेशंस आ गई हैं कि इन हैश लॉ का मेजर यूज़ क्या है। अब हम देखेंगे भाई इसके बाद कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हैश लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, उसका पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको रिएक्शंस, कुछ गिवन रिएक्शंस होंगी और उन गिवन रिएक्शंस की इंथैल्पी आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कोई दूसरी रिएक्शन है, उसकी इंथैल्पी आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम देखते हैं जी कैसे निकाल सकते हैं। ये नोट हो गया? ये नोट होते मेरे ख्याल से मीटिंग भी आपकी एंड होने वाली है, 3:10 हो गए हैं, तो मैं अगली मीटिंग स्टार्ट करता हूँ और इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सेव कर लेते हैं।